नमस्कार, मैं रजनीकांत, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 90 के दशक में आपको याद होगा कि MTV का एक प्रोग्राम आता था जिसे देखकर उस समय की जो युवा पीढ़ी रही होगी, इनफैक्ट मैं भी जब उस एज में हुआ करता था 90 के दशक में, तो MTV का जो एक क्रेज होता था युवाओं में खास करके बहुत चर्चित था। हम आज नालंदा जिले में ऐसे ही एक MTV फेम से बात करने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी काबिलियत, अपनी मेहनत के दम पर अपनी खुद की पहचान गढ़ी है। माया नगरी से लेकर तमाम जगहों पर इनकी अपनी पॉपुलैरिटीज़ है। नालंदा के रहने वाले, और सबसे अच्छी बात है कि जिस चैनल के लिए आज मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, सार्थ के लिए, इनका नाम भी सार्थक है। तो सार्थ से सार्थक तक की कहानी, बहुत बहुत स्वागत है सार्थक आपका। थैंक यू सो मच सर। मुझे भी अच्छा लग रहा है कि एक सर और बड़े भाई की तरह हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, और अच्छा लगा कि आपसे एक बार मिलना हुआ और एक इंटरव्यू ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को मैं बताऊं कि मैं भैया से काफ़ी इंस्पायर्ड हूं। एक्चुअली जब मैं स्कूलिंग कर रहा था तो आप हमें स्कूल में आते थे कवरेज करने के लिए। दैट टाइम से लगता था कि हाँ, कुछ तो मुझे भी करना है, तो मुझे इंस्पायर्ड है। डेफिनेटली मुझे आपसे इंस्पिरेशन मिला है मुझे। मगर युवाओं का जो इंस्पिरेशन है, जो सबसे बड़ी संघर्ष की कहानी होती है, कोई आराम से ये सफलता पाने वाली तो चीज़ें हैं नहीं। आप जब मॉडलिंग में आते हैं, जब आप एक पॉपुलैरिटीज़ होती रहती है, आप फेम होने लगते हैं, तब आपको क्या लगता है, और जो उस फेमस होने तक की जो सफ़र होती है किसी भी व्यक्ति के लिए, जब वो सफलता की एक कहानी रचता है, आगे बढ़ता है, उसके पीछे तमाम असफलताओं की भी कहानी होती है। तो संघर्ष से सफलता तक का जो सफ़र है आपका, वो लोगों को ज़रूर बताएं। बिल्कुल भैया, मैं भी अगर सफलता कह सकते इतना इजी भी नहीं था मेरे लिए। लोग सोचते हैं इंडस्ट्री की बहुत इजी हो जाता है। अगर मैं सच कहूँ भैया, तो जो मैंने अचीव किया, मुझे 4 to 5 ईयर लगे। मेरी स्कूलिंग पढ़ाई बिहार सिर्फ RPS से हुई है। जब मैं आपको बताया कि आप आते थे वहाँ पे, उसके बाद 12th मेरा यहाँ क्लियर हुआ, फिर मैं कोटा निकला, कोटा में प्रिपरेशन किया। उसके बाद जब टेस्ट वूस्ट होने लगा तो मुझे एक्चुअली दैट टाइम मुझे समझ में आ गया था कि मुझे क्या करना है। मुझे बस माइंड में जब से मेरे बहुत सारे कन्फ्यूजन होने लगे, क्योंकि मेरे एक जीजू थे, उन्होंने बोला कि तुम्हें इंजीनियरिंग करना है। तो मैं तो चला गया, लेकिन अंदर से तो बिल्कुल भी वो फीलिंग्स नहीं आई कि हमको इंजीनियर बनना तो है। मैं दैट टाइम मैंने 5W1H एक क्वेश्चन माइंड में आया कि अपने आप से मैं पूछा, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, कि तुम क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, कैसे करोगे। तो इस टाइप का ना बहुत सारी चीज़ें मैंने सर्च किया, तो मुझे एक रिजल्ट आया कि तुम सार्थक किस लिए बने हो। दैट टाइम मुझे लगा कि मुझे स्टार्टिंग से ही मुझे लगा था कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे TV फेस बनना है। जब मुझे आज भी याद है कि दीदी सीरियल देखती थी, तो देखते देखते मैं चला जाता था, इधर रूम से चला जाता था। ये नहीं कि मुझे जलस हो रही है, मुझे लगता था कि मैं क्यों नहीं हूँ वहाँ पे। तो वो 9th क्लास से माइंड में आया, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये राह कैसे आसान, कितना डिफिकल्ट है, ये कुछ भी नहीं पता जो 5W की बात होती है, ये पत्रकारिता का मूल सिद्धांत है। एग्जैक्टली। 5 की बात होती है, कैसे, क्यों, कहाँ पे। संघर्ष तो चलता रहता है सार्थक। अब जो आप फेम बने हैं, अब तक का जो सफ़र रहा, इवेंट्स आपने कौन कौन से किए, और ये MTV का प्लेटफॉर्म कैसे मिला आपको? हाँ सर, फिर उसके बाद मैं इंजीनियरिंग कॉलेज मिली। उसके बाद मैं लुधियाना में BTech करने गया। और सर क्या बताऊँ, मैं 10 दिन के अंदर कॉलेज को लेटर दे दिया कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना है, और वहाँ से निकल गया पापा को बिना बताए। तो पापा बोले क्या करना है, पापा बहुत डांटने लगे कि तू पढ़ेगा नहीं, मतलब बहुत गुस्सा करने लगे। तो फिर मैंने मास कम्युनिकेशन में एडमिशन लिया, आपके फील्ड में मैं आया। फिर क्या वहाँ से भैया क्या है ना, वहाँ से मुझे राह बहुत ईजी हुआ। 3 इडियट्स भी लगता है बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया होगा। एग्जैक्टली, वो अरविंद सर की एक कहानी था। मंच पे वो बोलते थे कि बहुत सारी चीज़ मोटिवेट करते थे, RPS में जो अरविंद सर हैं। तो वहाँ से भी करे ना, जब स्कूलिंग से माइंड सेट था कि मुझे इस फील्ड में जाना, और मैंने कोई ट्रैक चेंज नहीं किया, बस चलता गया, और खुद मैंने अपना रास्ता बनाया। और सच को मेरे पापा इतने एजुकेटेड भी नहीं है, ना मम्मी पढ़ी लिखी थी, मॉडलिंग तो एम भी नहीं पता उनको कि एम क्या होता है। उसके बाद जैसे ही मैं कॉलेज जैसे ही BTech छोड़ दिया, उसके बाद मास कम्युनिकेशन में दाखिला ले लिया दिल्ली में। उसका पढ़ाई हुआ, फिर 5th सेमेस्टर में था, तो फिर मेरी जॉब भी लगी। 6 महीने मैंने जॉब किया, UC ब्राउज़र आप जानते हैं। बिल्कुल। जॉब किया, फिर उसके बाद लगा कि मेरी लाइफ यहीं ख़त्म। माइंड सेट था कि मुझे क्या करना है। उसके बाद एक सडन ऐसी रूम में, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, ऐसी मैं फेसबुक चला रहा था, और वहाँ पे एक फेसबुक पोस्ट आया कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी, जहाँ से मैं पास आउट हूँ, कि वहाँ ऑडिशन है। भैया मैं क्या बताऊँ, उस टाइम मैं ब्रश किया,
बस निकल गया ऑडिशन देने के लिए। फिर मैं 5th सेमेस्टर में था ही, फिर उसके बाद संडे था, मैं चला गया ऑडिशन देने। जैसे ही ऑडिशन दिया तो 3 राउंड हुए थे, धीरे धीरे वहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर ऑडिशन दिया, सेलेक्ट हुआ, फिर वहाँ से गया। ये जो आमिर खान की पूरी मूवी आपने उसको आप अपने लाइफ में आपने उतार लिया, रणछोड़ दास चांचर की जो कहानी थी, जीवन में जो बनना है वो बनो। बिल्कुल भैया, और मेरा आपको मैं और भी बताऊं, इतना इजी भी नहीं था। बीटेक तो मैं कर लिया, मुझे लगा कि मैं जर्नलिज्म करके मुझे अब इजी मिल जाएगा ये जो मैं चाह रहा हूँ। भैया एक ऐसा मोमेंट आया कि मेरी मजाक भी बनी। जब मैं कॉलेज में था तो एक अपना जो डिपार्टमेंट में मोल्डिंग स्टार्ट हुआ, तो भैया वहाँ 30 स्टूडेंट में मुझे सिलेक्शन नहीं हुआ। और फर्स्ट जो कॉलेज का फर्स्ट डे मुझे आज भी याद है, टीचर ने मुझे पूछा, सार्थक व्हाई यू ज्वाइन मास कम्युनिकेशन? तो मैंने खड़ा होकर बोला बिकॉज आई वांट टू बिकम अ मॉडल। सब लोग हंस रहे थे मेरे ऊपर, पूरा टीचर्स लेकर स्टूडेंट्स लेकर हंस रहे थे। और उसके बाद जब डिपार्टमेंट में मॉडलिंग स्टार्ट हुआ तो 30 में मुझे सिलेक्शन नहीं हुआ। देश में मॉडलिंग ही तो चल रहा है, पत्रकारिता में भी मॉडलिंग ही है। यही चीज़ है। तो भैया उधर टाइम मेरे लिए बहुत ही वो, मतलब क्या करना, इंजीनियरिंग छोड़ दिया, मेरे पास ऑप्शन नहीं था। और वहाँ से मुझे लोग चिढ़ाना स्टार्ट कर दिया। और वहाँ मॉडल नहीं, द मॉडल मुझे निक नेम मिला, वो चिढ़ाने वाला जो टोंट होता है ना, तो तंज जो कसते हैं एग्जैक्टली, तो वहाँ से वो भी द मॉडल कह के मुझे जो अपने डिपार्टमेंट जो स्टूडेंट थे जो भी हमारे साथ किया थे, सब चिढ़ाना स्टार्ट किया। फिर ऐसा हुआ, उसके बाद मेरे में सबसे अच्छी बात है ना, मैं किसी को बोलता नहीं, और जब कोई चिढ़ाता है ना तो मैं अपने आप को मोटिवेट होता हूँ। आज भी मेरे साथ ऐसा है। तो वही फिर मैंने ऑडिशन दिया। उसके बाद 2019 में फर्स्ट टाइम फिर मैं यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपने देखा पूरे शहर में 150 होर्डिंग्स लगे थे, और मम्मी पापा को तो कुछ पता नहीं था, बाल बड़ा कर रहा था। हाँ, वो लग रहा था अचानक से ये कौन सा तो नया स्टाइल। बहुत गुस्सा करते थे। तो ये जो रवि ज्योति सर हैं, तो वहाँ से उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, अरविंद सर आए। तो फिर मैं, सर ने बोला कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से, मैं बोला सर एक दिन डिले कीजिए, मैं अपनी मम्मी पापा को बुलाता हूँ। फिर मम्मी पापा आए। दैट टाइम मम्मी पापा के लिए बहुत बड़ा। जी, जो MTV का जो ब्रेक थ्रू मिला, ये कब मिला आपको? 2019 में ऑडिशन दिया, उसके अच्छा, बाद ऑडिशन दिया, उसके बाद आप शुरू हो गए। अब तक कितने प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं और किन किन सेलिब्रिटीज़ के साथ आपका बहुत अच्छा बॉन्डिंग होता जा रहा है? अभी मैं MTV में जो सर जो 7 स्टेट करके रियलिटी शो किया था, सर सोनू सूद, मुग्धा गोडसे, सपना चौधरी, रोहित खंडेवाल जैसे सेलिब्रिटी के साथ मैंने काम किया। और सर बहुत दैट टाइम भी लगा कि मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, एक छोटा सा बिहार का लड़का और एक चक्का चौंध की दुनिया, 150 माया नगरी पूरा। एग्जैक्टली सर। और उसके बाद बस मैं यही देख रहा था कि 200 लोगों की टीम और शूट कर रहे हैं, मतलब मेरे लिए सर एकदम लग रहा था क्या हो रहा है मेरे साथ। बट ठीक है, सबके साथ मैंने काम। अब तो कंफर्टेबल जोन में आ गए। अब तो सर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया। अब कौन सा नया कुछ है आपका आने वाला? कुछ एपिसोड भी आना है कुछ? जी सर, रियलिटी शोज। अभी नया शो फिर से, मैं अभी हरिद्वार में शूट कंप्लीट हुआ मेरा, एक नया शो फिर से आ रहा है, कट्योर एंड पेट लाइफ स्टाइल फैशन वीक। ये है क्या? ये सर ये मॉडलिंग रिलेटेड शो है। और जो 7 स्टेट्स जो मैंने जो किया, वो जैसे बिग बॉस देखते हैं, रोडीज देखते हैं, उस टाइप का शो था। और मुझे 1 महीना घर में रखा गया था, वो शो ऐसा था। और बिहार से मैं इकलौता MTV पे शो में था। ये जलवा है बिहारियों का। जी सर, बिल्कुल। और अभी जो मैं कर रहा हूँ, ये भी शो काफ़ी अच्छा है। इसमें पूरे इंडिया के डिज़ाइनर आ रहे हैं, और इसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ, शूटिंग कंप्लीट हो गई है। और इसमें भी मैं सर बिहार से भी उस शो में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो ये शो कब तक आ जाएगा? शूटिंग कंप्लीट हो गई है सर, मे बी 2-3-4 मंथ जो भी लगे, अब वो एडिटिंग कंप्लीट हो जाएगी, फिर टेलीकास्ट हो जाएगी। नालंदा से अगर कोई इस मुकाम तक जाना चाहे, MTV तक जाना चाहे, फैशन के दुनिया में जाना चाहे, मॉडलिंग करना चाहे, तो उसको क्या करना होगा? क्योंकि आप तो उस रास्ते से गुजरे हैं। जी सर, एक्चुअली क्या है ना, जो जैसे मैंने बताया कि मैंने माइंड सेट किया, मैंने दोबारा किसी चीज़ में ध्यान ही नहीं दिया। अगर आप पूरा इंटरेस्ट है कि मुझे ये करना है, यहाँ तक पहुँचना है, सर लगना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। सेकंड चीज़, आप कह रहे हैं कि नालंदा को कैसे जाना है, बहुत ईजी। आज तो मैं भी हूँ, आज जल्द ही आपको मैं अपने डायरेक्टर प्रोड्यूसर को, जब मेरा शो आएगा तो मैं उनको इन्वाइट करने वाला हूँ नालंदा। बहुत बढ़िया। और जब अगर डायरेक्टर पहले मुझे नहीं लगता कि कोई आए यहाँ पे, बहुत पहले शूटिंग नालंदा यूनिवर्सिटी में हुई थी,
लेकिन मेरा अब सर इतना अच्छा रिलेशन है डायरेक्टर प्रोड्यूसर से, जैसे ही हमारा शो ऑन ईयर होगा उससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को मैं बुलाऊंगा, और जिसे लगेगा कि कुछ करना है तो सब मिलके सब आगे बढ़ेंगे। और जो भी चीज़ यहाँ के जो इंस्पायरिंग मॉडल जो तैयार है, लग रहा है कि मुझे करना है, ऑलवेज रेडी सर, ऑलवेज रेडी। तो एक तो ये चीज़ें हो गई कि आप प्रोड्यूसर्स को बुलाएंगे, तमाम चीज़ें हैं, बच्चों के लिए भी आसान है ये रास्ता, मगर बहुत सारे जो चीज़ें हैं, भटकाव की जो ज़िंदगी हो जाती है युवाओं में, खास करके फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, वो लगता है कि अब नहीं होगा। एक्चुअली सर फ्रस्ट्रेशन ये है ना कि ये इजी नहीं होता है सर। मैंने बताया 4 साल, मैंने 4-5 साल, इतना ये फील्ड ऐसा है ना, सक्सेस बहुत ही मतलब धीरे ग्रेजुअली अपने आप, ऐसा नहीं कि सर आज 1 साल टाइम दिया और पूरा हो गया, ऐसा नहीं, धीरे धीरे मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। ऐसा नहीं कि अभी आज सर आज इंटरव्यू ले रहे, तो मेरा लाइफ 4-5 साल बहुत स्ट्रगल रहा है। और थोड़ा सा पेरेंट्स को भी हमें समझना पड़ेगा। एक्चुअली हम बिहारी हैं, तो हमारे मामा पापा और जो भी है ना, बस लगता है बेटा सरकारी नौकरी एंड इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, आईएएस हो जाए, आईपीएस हो जाए। एग्जैक्टली, बस ये। और ये चीज़ कभी 1 साल देखते हैं, बेटा तू कर रहा है तो कर, नहीं तो चले जा। नहीं, ये सारी टाइम मांगता है। आज अब तो रिलेशन से ऐसा हुआ टचवुड की मुझे 19 में ही किया था, 2019 में मैं रियलिटी शो आया, फिर लॉकडाउन हुई, उसके बाद मैंने डिजाइनर के साथ शूट हुआ, कुछ ऐड में काम किया, उसके बाद देखिए अब मुझे काम मिला, एक बड़ा सा शो आ रहा है, पैन इंडिया के थ्रू आ रहा है, तो टाइम मांगता है, पेशेंस मांगता है। आप चाहिएगा कि तुरंत हो जाए, नहीं मिलेगा। तो यहाँ के जो भी मॉडल हैं और जो चाह रहे हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, और खुद को, आपको कोई सहारा नहीं और कोई आपको मदद नहीं करने वाला। आप अगर स्ट्रॉन्ग है ना, माइंड सेट है मुझे करना है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। मतलब हर इंडस्ट्री में गॉडफादर होते ही हैं सर। गॉडफादर कह सकते हैं, मेरे लिए कोई नहीं था। कह सकते हैं जो गॉडफादर की बात है ना, सच बताऊं सर, मेरे लिए कोई आज भी नहीं है। मैंने खुद अपना जो है ना रात दिन एक किया। कुछ पैसे मम्मी पापा मुझे देते थे कि पढ़ने के लिए, उस पैसे से मैं अपना फिजिकल पे, अपने ग्रूमिंग में लगाता था, कभी पैसे को मिसयूज नहीं किया। तो थोड़ा सा आजकल इसीलिए भी पेरेंट्स थोड़ा सा डाइवर्ट होते हैं बच्चों को कि पैसा वैसा नहीं देना। तो ये सब बहुत सारे सर डिसिप्लिन मांगता है। जैसे आप कोई भी क्रैक करते हो एग्जाम, तो तैयारी करते हैं ना 4 साल, तो आपको ट्रैक पे लगे रहना है। विदेशों तक अभी तक सार्थक पहुंचा कि नहीं? विदेशों से अभी तक तो नहीं, लेकिन आते हैं कुछ जैसे कुछ जो शो होते हैं, तो वहाँ के लोग मिलते हैं, तो अच्छा लगता है सर। हाँ, कभी कभी जैसे न्यूज़ मेरा वायरल होता है, तो लोग कमेंट करता है कि मैं अमेरिका से देख रहा हूँ, यहाँ से मुझे अच्छा लगा। कुछ इंस्टाग्राम पे मुझे आता है, तो कुछ बिहार के लोग भी होते हैं, तो अच्छा लगता है। लेकिन आई होप अगर ऐसा हो तो विदेश भी खुश नहीं है। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं का संदेश बस यही सर, जो आपको माइंड में आता है कर जाओ, होड़ डालो और लग जाओ मेहनत से। और डेफिनेटली अगर 4 साल 3 साल आप दे रहे हो अपने ऊपर, पक्का कुछ ना कुछ कर जाओगे लाइफ में। फिर पत्रकारिता में मास कॉम भी आपने किया? हाँ सर, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था, बताया कि मैं टीवी फेस मुझे बनना था, और मुझे वो रास्ता मुझे चुना कि कैसे। और मुझे बस यही लगता था ना कि मेरी मम्मी पापा को भी नाम से जाना जाए, तो ऑप्शन क्या था। आज भी मैं इंडस्ट्री छोड़ भी दूँ ना सर, तो जो मैं हाथ में आपकी तरह माइक लेना पसंद करता। और इतना भी आसान नहीं है, इतना ये जिस तरीके से इंडस्ट्री आपने 4 साल दिया है जी। पत्रकारिता भी एक अनुभव की पाठशाला है, जहाँ पर आपको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तपना पड़ता है, सीखना पड़ता है। अभी जो युवा पीढ़ी है उनको लगता है कि बस माइक हाथ में है, ऐसा होता नहीं है। आजकल तो कुछ करके भी कुछ पता ही नहीं चलता है, लोग ऐसी पत्रकारिता ऐसी करने लगते हैं। अब मुझे आज भी याद है, आप 14-15 साल से 13 में मैं देखा था, और आज से भी 10 साल के बाद हम लोग मिल रहे हैं और चल रहे हैं। आजकल क्या है ना सर, इसको खराब कर दिया गया है। आजकल जो 10th भी पास किया है ना, उसको माइक मिल जाता है। पत्रकारिता आज भी पवित्र है, और पत्रकारिता आज भी धर्म के रूप में ही एक जो आपका कर्तव्य है, कर्तव्य पथ पर जो है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से, मुझे जहाँ तक समझ में आता है कि पत्रकारिता एक मिशन है, आप किसी दो धरा के पक्षकार नहीं हो सकते। एग्जैक्टली। आजकल लेकिन सिनारियो चेंज हो गया सर। पहले के आजकल कोई भी चीज़ें स्टार्ट हो जाता है, मतलब है ना, तो थोड़ा सा। लेकिन हाँ, जिस दिन अगर अभी तो सोचा नहीं, लेकिन आएंगे तो आपके साथ जरूर इस पे काम करेंगे। एक्चुअली लोग अभी भी यूट्यूबर समझते हैं अपने आप को। जिस समय आप पत्रकार समझिएगा खुद को, एज ए पत्रकार आप देखिए, प्लेटफॉर्म चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, पत्रकारिता ही करेगा।
नहीं सर, इससे जो अभी मैंने सुना कि केस उस भी बहुत सारी चीज़ें हुए हैं, लेकिन लोग कंपेरिजन करते हैं ना, यूट्यूब वाले पत्रकार नहीं हैं और ये जो नेशनल चैनल वाले टीवी से कंपेरिजन करते हैं। ऐसा नहीं है, मुझे लग रहा है जहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जो बड़े बड़े जो मेन स्ट्रीम चैनल है, कहीं ना कहीं उससे बेटर यूट्यूब वाला कर रहे हैं सर। ये गारंटी मैं बता सकता मैं आप तो सरप्राइज्ड हो जाएंगे कि आप जितने भी प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी लोग सोशल मीडिया पे हैं। यूट्यूब चैनल सभी का है और वेब पोर्टल्स पे सभी लोग हैं। 45 से 60 का जो उम्र है, 40 या 60 के बीच के लोग अखबार पढ़ना पसंद करते हैं, मगर जो युवा पीढ़ी है वो तो मोबाइल फ्रेंडली है ना सर। वही कह रहा हूँ ना कि अगर मेन स्ट्रीम की अगर बात किया जाए, आज जो सर लोकल जो खबर है यूट्यूब ही लोग पहुंचा रहे हैं सर। जो लोकल जो खबर में कुछ घटना, कोई मेन स्ट्रीम कवर कर रहा है नहीं। पहले के लोग बड़ा बड़ा जो न्यूज होता वही कवर होता था। आज यूट्यूब होने से मुझे नहीं लग रहा है कि अगर यूट्यूब का अगर जो पत्रकार जो बोल रहे हैं ना, काफ़ी चीज़ सोशल में काफ़ी चीज़ें चेंजिंग हुआ है सर। लोगों को डर भी लगा है कि ये नहीं हो रहा, पत्रकार आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं, जो आपने एक बात बोला कि यूट्यूब वाले को पत्रकार बोलना चाहिए, इस टाइप का थोड़ा टोन भी कसा जाता है मेन स्ट्रीम मीडिया से, तो ऐसा नहीं है। अगर आपके पास नॉलेज, आपके पास सब, देखिए पत्रकारिता अगर जुनून है, अगर आप पत्रकारिता का सेंस है, अगर आपने कुछ अच्छा खासा 14 साल मेरा अखबार के जीवन में हो गया है, तो अब जब हम लोग सोशल मीडिया पे आएंगे तो वही खून में तो वही चीज़ रहेगा ना, गर्मी भी, तेवर भी, सोच भी वही रहेगा, अंदाज भी वही रहेगा। भैया आपको क्या लगता है? मैं तो ठीक है इस फील्ड में मीडिया में थोड़ा सा पढ़ाई किया हूँ, आप 14 साल दिए, एक्सपीरियंस ज़्यादा है। आपको क्या लगता है कि 14 साल पहले, 14 साल हो गए और अब क्या चेंजिंग लगा है आपको? सोशल मीडिया ने बहुत चुनौती दिया है मेरे ख्याल से। आज अखबार हो या बड़े बड़े चैनल्स हो, आज भी वो सोर्स जो है मेरे ख्याल से यूट्यूब और तमाम चीज़ों पर ये काफ़ी बढ़ा है। और ये जो ब्रेकिंग सेंसेशन, इससे बचना चाहिए। ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ में जो सेंसेशन होता है मसाला डाल करके, मैं हमेशा कहता हूँ कि पत्रकारिता एक सीरियस शो है, वो एंटरटेनिंग शो नहीं है। हम मसाला देने के लिए नहीं आए हैं, हम खबर देने के लिए आए हैं। अब मेरे समझ से वो सीरियसनेस, लेकिन आजकल तो वही ब्रेकिंग न्यूज ही चलता है ज़्यादा। ब्रेकिंग न्यूज तो देखिए, मैंने बार बार कहा है कि जब आप पत्रकारिता करते हैं तो यू हैव टू बी वेरी मच सीरियस। आप कर क्या रहे हैं? जर्नलिज्म इज समथिंग लाइक अ मिशन। लेकिन आज ना जो मसाला की बात कर रहे हैं, आज भी लोग मसाला ही खोजते हुए, ये तो हमें मानना ही पड़ेगा। और लोगों को, व्यूअर भी मसाला ही देखना पसंद करते हैं। हाँ, वो मैं नाम नहीं लूँगा, मगर आप तो देखते होंगे जिस तरीके से लोग चिल्लाते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता चिल्लाने की जरूरत है क्या है। मतलब चिल्ला करके देखिए, आप कुछ ऐसा काम करो जो समाज के हित में हो। चिल्लाने से या कुछ इतना हो हल्ला करके टीआरपी बढ़ाने से बेहतर है कि आप सीरियस, मैं बार बार कर रहा हूँ कि जर्नलिस्ट जो होते हैं वो सीरियस शो करते हैं, इंटरटेनिंग शो नहीं करते। मैं आपके साथ बैठकर कोई इंटरटेनिंग शो नहीं करूँगा। आप मॉडलिंग की दुनिया में आए, आप MTV फेम हैं, नालंदा से हैं, और मैंने आपको ढूंढा है। बिल्कुल बिल्कुल, कि भाई मुझे सार्थक का इंटरव्यू करना है। वो जो बहुत सारे लोग जिनके साथ मैं बैठता हूँ, उनकी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, उनका जो संघर्ष रहा है, उनका जो सक्सेस है, वो लोगों तक पहुँचाने की जवाबदेही भी मेरी है। मैं रूरल जर्नलिज्म पे ज़्यादा विश्वास करता हूँ। कहीं ना कहीं यही तो लैकिंग था। ये लैकिंग बहुत बड़ा लैकिंग है, बहुत बड़ा। और जो आप काम कर रहे हैं डेफिनेटली बहुत प्राउडली कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। बिकॉज यही चीज़ तो चेंज हुआ है। गांव की ओर लोग जाना नहीं चाहते लोग शहर में, और जो चीज़ बड़े बड़े जो न्यूज़ रहते हैं तो वही, लेकिन आपने अलग ट्रैक नहीं। मैं रूरल जर्नलिज्म मुझे इसलिए पसंद है, गांव में संस्कृति, गांव में विरासत, गांव का इतिहास, गांव में पर्यटन, गांव में इतिहास, सब कुछ छिपा है गांव में। आप नालंदा जिले छोड़ दीजिए, आप सिर्फ एक नालंदा की बात मैं करता हूं। आप ऐसे तो पूरे भारतवर्ष को आप देख लें, जिसने पूरे भारतवर्ष का दर्शन नहीं किया है उसको विदेशों में पर्यटन करने की जरूरत नहीं है। आप पहले भारत को, अपने गाँव को समझें, गाँव की विरासत को, संस्कृति को समझें। मैं बार बार यही चीज़ तो कहना चाह रहा हूँ कि मेन स्ट्रीम की जर्नलिज्म अब जो है वो प्रोजेक्टेड हो गया है, वो एजेंडा जर्नलिज्म होने लगा है। एक प्रोस्पेक्टिव तैयार किया जाता है, एक नैरेटिव सेट किया जाता है और लोग उसके पीछे चले जाते हैं। गांव आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे गांव दिखेंगे जहां पर ऐसे ऐसे संस्कृति और पर्यटन है जो कि वैश्विक फलक पर पहुंचाने की जरूरत है, बस कोई पहुंचाता नहीं। उसको मंच नहीं मिल रहा, ना कोई मंच नहीं मिलता है। युवाओं की बात करने वाला कोई नहीं है, छात्रों की बात करने वाला कोई नहीं है, आपके गांव की बात करने वाला कोई नहीं है, स्वरोजगार की बात करने वाला कोई नहीं है, तो फिर बात कौन करेगा? आज भी कहीं ना कहीं आप तो रूरल एरिया में काफ़ी ज़्यादा वर्क करते हो, तो काफ़ी कुछ निकल के आता होगा जो आपको लगता होगा
आज मेन स्ट्रीम क्यों नहीं दिखा रहा, ऐसा कुछ है आपके साथ? बिल्कुल होता है, ये तो टीस रहती है ना। देखिए, अखबार कहीं ना कहीं उन तमाम चीज़ों को कवर करने के लिए कहता है। मैं आज भी कहता हूँ अखबार अभी भी ईमानदार है, मगर जो बड़े बड़े चैनल्स हैं जिनकी अप्रोचेज हैं वो तो वहाँ तक पहुँच जाते हैं, एक मंच मिल जाता है। जो बच्चे नहीं हैं, अब हाल फिलहाल मैंने देखा कुछ औरतों को टोटो चलाते हुए, ई रिक्शा, मुझे लगा यार ये सेलिब्रिटी है मेरा, क्या बिहार, ये मेरा रोल मॉडल है। बिहार में मैंने देखा, क्या बात है, बिल्कुल लगता है ये मेरे सेलिब्रिटी है। कोई पंछी को बचा रहा है वो मेरा सेलिब्रिटी है, कोई मॉडलिंग की दुनिया में आगे बढ़ रहा है वो मेरा सेलिब्रिटी है, कोई कुछ डिफरेंट कर रहा है ना, वो आप दिखाएं लोगों को, तब पत्रकारिता सही है। एक लास्ट मैं अपना बताना चाहूँगा सर, जो आपने कल्चर और बिहार की बातें की ना, सच में इस पर मैं बिलीव करता हूँ। आज मैं हमेशा से बाहर ही रहा हूँ, लेकिन जब मैं घर आता हूँ ना, मुझे सुकून मिलती है। बिल्कुल, आज भी कहीं भी मैं रहूँ सर, दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ पूजा, पता नहीं ऑटोमेटिक मैं खींच के आ जाता हूँ यहाँ पे। ये तो बिहार की जो खूबसूरती है उसको देखिए, बहुत बाद में कभी बात होगी। बिहार में बहुत कुछ है, और चूंकि आप एक प्रेरणा स्रोत हैं बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, आपने बहुत कुछ किया है, संघर्ष की कहानी है, बहुत अच्छा आपने किया। आज जो पहचान मिलती है नालंदा में कि नालंदा का सार्थक, वो सुनने में अच्छा लगता है ना। बिल्कुल सर। तो ये जो माटी है, आप सोचिए दिल्ली, बेंगलोर, पुणे, राजस्थान, कहाँ कहाँ नहीं गया, फिर भी जो सुकून यहाँ है वो कहीं नहीं है। और आप किसी भी फलक पर चले जाए, सबसे अच्छी बात यहाँ अपने शहर की बात हो, यहाँ हम लोग बिहारी होते बहुत काइंड होते हैं, तो इसलिए मुझे काफ़ी लगाव है बिहार से। और मैं जब मैंने शुरू किया था अपना यूट्यूब, लोगों को लगा कि ये कुछ क्या करने जा रहा है। मैं बहुत ही स्पष्ट बात करता हूँ कि मैंने सिर्फ अपने शौक़ को ज़िंदा किया है यूट्यूब के माध्यम से। बाकी अखबार के साथ जो ईमानदारी है वो है, जो ईमानदारी से मैं काम कर रहा हूँ, करता रहूँगा। ना मुझे टीआरपी का होड़ है, ना मुझे ये यूट्यूब मोनेटाइज हो जाए, पैसा आ जाए, उसकी भी कोई लालसा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जो मेरे शौक़ रहे हैं वो जिंदा रहे, नहीं तो फिर मेरे जीने का फ़ायदा ही क्या है। एग्जैक्टली, वो सबसे बड़ी चीज़ आप। और ये जो बताए ना, बहुत अलग बात कही, मेरे जैसा मिलता रहता है आपकी जो थिंक है ना। मैं भी जो चीज़ मुझे अच्छा लगा, मुझे लग रहा कि मैं इसमें मुझे खुशी है, वही करता हूँ। जो आपने बोला है ना कि मुझे ये करने जा रहा हूँ, लोगों ने क्या बोला, क्यों सोचना। और आपके जैसे थिंक है, मेरा भी थिंक है कि लोग क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, आप अगर कर रहे हो, खुश हो कि नहीं। लोग को लगता है ना 50,000 अगर इसका हो जाएगा, ये वीडियोस मोनेटाइज होने के बाद ये पैसा आएगा, डॉलर आएगा। भाई डॉलर के लिए अगर पत्रकारिता करना होता, सॉरी, तो मैं अखबार में ही रहना पसंद करता। मैं डॉलर के लिए यूट्यूब चैनल मैंने शुरू नहीं किया है। सिर्फ मैंने अपना जो हॉबीज है, जो मेरा शौक है, जिसके लिए मैं जाना जाता हूँ। बिल्कुल, रजनीकांत बोलता है तो बोलने के लिए प्लेटफॉर्म तो अखबार नहीं है ना फिर। नहीं, बहुत अच्छा है। और बेस्ट ऑफ लक सर, जो आपने एक स्टार्टअप किया और जो बिहार से में जो यूनिक जो आपने चूज किया है लोगों के पास पहुंचना और इंटरव्यू करना। आपने बताया कि नॉट सभी जगह गांव तक पहुंचकर जो आपने बताया कि जैसे स्लेब है, ऑटो चला रही है महिला, उस टाइप की सेलिब्रिटी जो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। पांडु पोखर उस समय कुछ अपने जगह पर नहीं था, वो भी स्टोरी हम लोगों ने जागरण में छापी। बहुत सारे पर्यटन पे तो मैंने सैकड़ों स्टोरीज छपे होंगे मेरे, पर्यटन में काम किया मैंने। इसलिए गांव से जो कनेक्टिविटी है, मुझे लगता है कि देखिए पत्रकारिता एक मिशन है, हम किसी के पक्षकार नहीं हैं, ये समझना होगा। हम नैरेटिव सेट जर्नलिज्म पे काम करने के लिए नहीं आए हैं। हम बात भी करेंगे। अभी जो है मेरे ख्याल से लोग मर्यादा लांघने लगे हैं पत्रकारिता में भी। एक हाथ में माइक होता है और कुछ भी बोल पड़ते हैं, ये गलत है, मिसयूज होने लगा है। मेरे ख्याल से आप पत्रकारिता जब करते हैं तो संयमता होनी चाहिए, मर्यादित भाषा का इस्तेमाल हो, और आपको अपनी लक्ष्मण रेखा खुद निर्धारित करनी है। आप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को आप एकार दे करके बात कर रहे हैं, तो अब यूट्यूब ने आपको फ्रीडम दिया है, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप फिर ये पत्रकारिता गंदा हो रहा है ना, फिर कुछ के कारण बदनाम हो रहे हैं, कुछ के कारण बदनाम हो रहा है। तो सार्थक ये तो अपनी बात है, ये तो चलती रहेगी। मगर बहुत अच्छा लगा, और मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि आप और बड़े सेलिब्रिटीज़ हों, विदेशों में लोग आपको देखें। जब आप रैंप पे चलें तो विदेश कहे नालंदा नालंदा, वो दिन देखना है और हम सबको। और हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। और जल्दी सर हमारी मुलाकात होगी, जैसे ही शूट ऑन एयर होता है तो ये विद प्रॉमिस कि पहला जो शो का ऑन एयर होना है
उसकी जो आप पीसी करेंगे उससे पहले एक इंटरव्यू मेरे साथ पक्का करना। सर, पक्का पक्का बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच भैया, मुझे लगा Thank you. आपने मुझे भी टाइम दिया, हम लोग मिले हैं ना, है ना। So, चलिए, थैंक यू।